नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे मुसलमानों के तथाकथित ठेकेदार, मुसलमानों का खुद को आका समझने वाले, हमेशा जहर उगलने वाले और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाले असदुद्दीन ओवैसी की, जो भाग्यनगर में अपनी सियासी जमीन को खिसकता देख बुरी तरीके से बौखला गया है और अब उसकी ओर से ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक था बाबरी ढांचा, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन ओवैसी भाग्यनगर की जनता से बाबरी के नाम पर वोट मांग रहा है। दरअसल बीते दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने भाग्यनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आपको रजाकारों से मुक्ति चाहिए तो के माधवीलता को वोट देकर भारी मतों से जिताएं। अब इसी पर ओवैसी ने जवाब देते हुए बाबरी का राग अलापा और मुसलमानों के वोट पाने की जुगत में लग गया। ओवैसी ने कहा कि पिछले 40 सालों से भाग्यनगर पर रजाकारों का कब्जा है। आप होम मिनिस्टर हैं, फिर भी अगर भाग्यनगर पर रजाकारों का कब्जा है तो आप क्या कर रहे हैं 10 साल से? कभी रजाकारों का कब्जा, कभी आईएस का अड्डा, कभी रोहिंग्याओं का अड्डा। किस्सा क्या है आखिर? ये सवाल करते हैं ओवैसी अमित शाह से। उन्होंने पूछा कि अमित शाह, आपको और आपकी पार्टी को पुराने शहर और इस पूरे इलाके से दिक्कत क्या है? यहां के लोगों से इतनी नफरत क्या है? ओवैसी ने कहा कि इस इलाके में कोई नहीं डरता है, बल्कि यहां के बच्चों को रोकना पड़ता है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह पहली बार ऐसा हुआ है जब ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है, तो आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि उसने चुनाव प्रचार के दौरान एक बीफ की दुकान पर पहुंचकर न केवल बीफ खाने के लिए मुसलमानों को उकसाया, बल्कि काटते रहो का नारा लगाकर सनातनियों और हिंदुओं की आस्था पर आघात भी किया। यानी बीजेपी की के माधवीलता से मिल रही कड़ी चुनौती से यह ओवैसी इतना घबरा गया है कि वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का पावन, पवित्र, पुनीत, दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर बनने के बाद भी ओवैसी मुसलमानों को बाबरी के नाम पर क्यों भड़का रहा है? क्या ओवैसी ज्यादातर मुसलमानों के अशिक्षित होने का फायदा उठाना चाहता है? क्या ओवैसी को अपनी हार बिल्कुल साफ नजर आ रही है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ओवैसी मुसलमान नौजवानों को बहकाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है। भाग्यनगर में चौथे चरण में 23 मई को वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से माधवीलता को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी रणक्षेत्र में है। देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है। लाखों राम भक्त हर रोज भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी को इस चुनाव के बीच एक बार फिर बाबरी मस्जिद याद आ रही है। मुसलमानों के ठेकेदार बने ओवैसी बाबरी के सहारे संसद पहुंचना चाहते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को भाग्यनगर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवीलता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी के उम्मीदवार को चुनने और सीट को रजाकार से मुक्त कराने का आग्रह किया था। भाइयों और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवीलता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को साच अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। जिस पर ओवैसी ने कहा, यहाँ कोई रजाकार नहीं है, वफादार है जो 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और इस बार भी हराएंगे। लेकिन इस दौरान ओवैसी अपने वोटर को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि 300 सांसदों के सामने खड़े होकर वफादार ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया था। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में
तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। सवाल है कि क्या ओवैसी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। के माधवी लता बहुत ज्यादा तगड़ी टक्कर दे रही हैं। न केवल कड़ी टक्कर वो दे रही हैं, बल्कि वो जीतने की स्थिति में आ पहुंची है। यही वजह है कि ओवैसी बुरी तरीके से बौखला गया है और उसको समझ नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि वो ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है जिनका अब किसी तरह का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। भाई एक थी बाबरी, एक था बाबरी ढांचा, हम सभी जानते हैं। इतिहास के पन्नों में ये पूरी तरह से दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद भी बाबरी का मुद्दा यहां पर उठा रहा है ओवैसी। हालांकि क्योंकि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था और वो एक बीफ की दुकान पर पहुंचता है और बीफ की दुकान पर पहुंचने के बाद उस मुसलमान को भड़काता है, उस दुकानदार को भड़काता है, उससे पूछता है और कैसे हो भाई, वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद उसको कहता है काटते रहो। उसके बाद वहां से वो चला जाता है क्योंकि उसको पता है कि अगर काटते रहो आप बोलोगे तो सनातनी जो है वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और यही वजह है कि ओवैसी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कभी बीफ का सहारा ले रहा है तो कभी वो बाबरी का सहारा ले रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाग्यनगर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि ओवैसी को यहां से भगाना है, दौड़ दौड़ कर भगाना है। और यही वजह है कि ओवैसी को समझ आ गया है और वो अब ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो मुद्दे अब पूरी तरह से दफन हो चुके हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो आज चर्चा हम इसको लेकर कर रहे हैं कि बाबरी समर्थक रजाकारों के भरोसे किस तरीके से ओवैसी अब आ खड़ा हुआ है। और ओवैसी को लग रहा है कि ये जो रजाकार समर्थक हैं वही उसकी नैया को पार लगाएंगे, वही उसकी वैतरणी को पार लगाएंगे, क्योंकि उसकी नैया पूरी तरीके से डूबने वाली है। और अब वो ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो मुद्दे किसी तरह के कोई मायने रखते ही नहीं हैं। यह भाग्यनगर की जनता भी जानती है कि ये मुद्दे अब पूरी तरीके से दफन हो चुके हैं, चाहे वो बाबरी का मुद्दा हो, क्योंकि वहां पर तो नव्य भव्य दिव्य पावन पुनीत और पवित्र राम मंदिर जो है प्रभु श्री राम का बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो ऐसे में बाबरी का मुद्दा उठाकर अगर वो वोट हासिल करना चाह रहा है तो मुसलमान भी इतना पागल नहीं है। मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे मुद्दे अब पूरी तरीके से गौण हो चुके हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता विजय शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। हमने ओवैसी की पार्टी से भी किसी को जोड़ने की कोशिश की, उनसे भी हमने बातचीत की है, लेकिन क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे सवालों का सामना कर सकें, और इसी वजह से उन्होंने साफ आने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ हमने ये भी कोशिश की कि कोई भी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ आ जाए, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, तो वो भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि ओवैसी उनकी फजीयत करवा रहा है, वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। इसीलिए जो खास मेहमान हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं उसके साथ हम चर्चा को शुरुआत करेंगे, चर्चा की, और सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम स्कॉलर होते या फिर कोई भी हमारे साथ ओवैसी की पार्टी का अगर कोई भी नेता प्रवक्ता होता मौजूद तो ज़्यादा मज़ा आता, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूं, और सवाल मेरा आपसे यह है कि ओवैसी जिस तरीके के मुद्दे उठा रहा है, आपको लगता है कि ये मुद्दे इस चुनाव में खासतौर पर भाग्यनगर में किसी तरीके के प्रभावी मुद्दे हैं? भाई बाबरी का वो मुद्दा उठा रहा है, उसका क्या मतलब है? वो सनातनियों का अपमान कर रहा है, उसकी आस्था का वो अपमान कर रहा है, वो बीफ खाने के लिए मुसलमानों को भड़का रहा है, वो ये कह रहा है कि काटते रहो, यानी कि सनातनियों की आस्था पर सीधा आघात वो कर रहा है। लेकिन उससे कुछ असर होगा क्या? और क्या अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए, कुछ वोटों को हासिल करने के लिए इतने निचले स्तर तक जाना ठीक है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बोलिए बाल मुकुंद जी, बोलिए। मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता आपकी बात से, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, बहुत समान समय के चैनल आपका, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
मैं उनसे कतई सहमत, आगे मैं बोलूंगा, मेरी पूरी बात सुन लेना, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ और मैं उनको पसंद भी नहीं करता हूँ जी। लेकिन क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे आपने बोला वो वहां गया जाता था, वो जाते थे समझ होगा, ओवैसी जी सांसद है इस देश में और वो वही भाषा ओवैसी जी बोल रहे हैं, भाई मोदी जी आप बोल रहे नहीं हैं। नहीं, मैं आपको तो रोक नहीं रहा बाल मुकुंद जी, आप उसको जी कहिए, आप उसको साहब कहिए, आप जो कहिए, लेकिन हमारी अपनी एक पॉलिसी है, मैं तो उसके बाहर नहीं जा सकता ना। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं ओवैसी को जी बोलूंगा, ओवैसी को साहब बोलूंगा, उसको आप करके बात करूंगा, मेरी भाषा यही रहेगी, मैं उसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा, ये बिल्कुल तय है। बोलिए अब आप। ओवैसी इस देश के संविधान के अनुसार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं संसद की गरिमा की बात कर रहा हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई भी है, मैं उस, देखिए कोई भी, आज मोदी जी हैं, मैं मोदी जी को अगले जन्म में भी वोट ना दूं, लेकिन वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे भी समान, ये मेरे संस्कार है ना जी। हमें जिस दिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे ओवैसी जी, मैं कहता हूँ। चलिए ठीक है बाल मुकुंद जी, मुझे मजबूरन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन मैं लौट रहा हूं, सीधा मैं आप ही के पास आऊंगा, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि समय उतना नहीं होता है कि हम इस बहस में पड़ जाएं कि ओवैसी को हमें जी करके बोलना है, ओवैसी को साहब करके बोलना है, उसको आप करके बोलना है, उसको तुम करके बोलना है, क्योंकि यह बहस का विषय ही नहीं है। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। तो ओवैसी कह रहा है कि भाग्यनगर के अंदर रजाकार नहीं बल्कि वफादार रहते हैं। अब कौन वफादार है ये हम सभी जानते हैं। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाल मुकुंद जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, बोलिए। ओवैसी जी एक पेड आदमी है, बीजेपी उनको पेमेंट करती है, पेड करते हैं, वो पैसे से बीजेपी के मोरे है वो, वोट दूसरी पार्टियों को वोट काटने के लिए बीजेपी ने उनको खड़ा किया है। मीडिया में भी आज चर्चा में ओवैसी क्यों है, जैसे एक थी बाबरी मस्जिद, ऐसे एक था ओवैसी हो जाएगा कभी। ओवैसी एक पेड व्यक्ति है, उन्होंने जो है पैसे ले रखे हैं और वो वोट काटेंगे 1000, 2000, 3000, उनका ये काम है। आप एक बताइए, एक व्यक्ति है, एक एमपी है वो, और इतनी बड़ी चर्चा भी चैनल बनाते हैं उनको, तो ये कहा जो संधा उगाई बीजेपी कर रही है। बाल मुकुंद जी एक सवाल पूछूं आपसे मैं, बाल मुकुंद जी एक सवाल पूछूं मैं आपसे, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइए कि भाग्यनगर से, जिसको आप हैदराबाद कहते हैं, हम उसको भाग्यनगर बोलते हैं, भाग्यनगर से कांग्रेस पार्टी, हाँ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट कौन है? ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल नहीं है ना? ये सब ओवैसी को वॉकओवर देने वाली पार्टी कौन सी है? उस पार्टी का नाम बताइए। क्या आपने ओवैसी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है क्या? ईमानदारी से बताइए। नहीं उतारा है ना, आपके पास कोई नाम होगा ना ही आपने उम्मीदवार उतारा। अब आप ये बताइए, नहीं अब आप ये बताइए कि ओवैसी की बी पार्टी, बी टीम कौन सी है? बीजेपी है। आप बीजेपी तो वहां से चुनाव लड़ रही है कि माधवी लता को उतार दिया, आपने तो ओवैसी को वॉकओवर दे दिया कि भाई आप जीतो, आपने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया, देयर इज नो हर्डल, आप जाइए, रास्ता पूरी तरीके से क्लियर है और आप जीतिए। क्या बात आप कर रहे हैं बाल मुकुंद जी? ये देश की जनता इतनी पागल नहीं है, इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बोलिए अब आप, बोलिए। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के सभी साथी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हम अब वेस्ट बंगाल में कुछ सीटों पर नहीं लड़ रहे, बिहार में कुछ सीटों पर लड़ रहे, महाराष्ट्र में नहीं लड़ रहे, कांग्रेस नहीं लड़ रही, वहां इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। ऐसे बीजेपी भी गठबंधन में है। क्या ओवैसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है? क्या ओवैसी की पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? फिर सीट क्यों छोड़ी? फिर आपने वॉकओवर क्यों दिया? बाल मुकुंद जी? अरे इसको वॉकओवर तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई? राजनीति की भाषा में तो इसको वॉकओवर ही कहा जाता है बाल मुकुंद जी। हाँ, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं सर, लेकिन आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए आप फंस गए सर। आप फंस गए, आप अपनी ही बातों में फंस गए सर। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है सर। बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को दूसरी जगह दे दी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ओवैसी क्यों उठा? तो हाँ, तो ये सवाल ओवैसी से पूछिए ना, जो मुद्दा खत्म हो चुका है, जिस मुद्दे का कोई मतलब नहीं, ओवैसी वो मुद्दा क्यों उठा रहा है? वही तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप ओवैसी से बात करिए ना, जिसको आपने वॉकओवर दिया है, आप उस ओवैसी से पता करिए, आप उस ओवैसी से पता करिए ना कि वो ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहा है। ओवैसी को देश की जनता पूछेगी, प्रजातंत्र की यही तो खूबी है। ओवैसी को जितना मीडिया ने उठा रखा है ना, ये सारा बीजेपी के लिए करते हैं। ओवैसी हार जाएगा,
और वो बच जाएगा। ओवैसी से बड़ा कोई मुसलमान नेता नहीं है हिंदुस्तान में। 100 नेता है, धार्मिक नेता मुसलमान। ठीक है, चलिए ठीक है बालमुकुंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, बालमुकुंद जी मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है बालमुकुंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन विजय जी ओवैसी ये कह रहा है कि भाई आप कभी कहते हो कि IS का कब्जा हो जाएगा, कभी आप कहते हो कि रोहिंग्याओं का कब्जा हो जाएगा, कभी आप कहते हो कि रजाकारों का कब्जा है। आप ऐसी बातें करके डराने की कोशिश कर रहे हो, कोई डरने वाला नहीं है। आपका जवाब। जी अमित जी, आपकी बात का भी मैं जवाब देता हूं कि ओवैसी जो है वो इंसान है कि जो रहते यहाँ है और उनकी आत्मा पाकिस्तान में है। इनका मैं सच्चाई के साथ और प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं। इन्होंने रेहान बीफ सौफ जिंदाबाद, ये क्या दर्शाता है? और ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो भाई बीजेपी की बी टीम है, आपकी बात थोड़ी देर के लिए सच मान ली भी जाए तो वहां बीजेपी की कैंडिडेट उनके सामने बड़े जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपने उनके समर्थन में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा और आप हास्यास्पद बातें कर रहे हो टीवी के ऊपर बैठ के कि वहां इंडी गठबंधन का दूसरा कोई उम्मीदवार उतारा हुआ है। आप मुझे बताइए इस प्रदेश के अंदर आपका इंडी गठबंधन कौन सा है? कोई गठबंधन ही नहीं है। BRS अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है और ये ओवैसी की पार्टी जो है वो अलग इलेक्शन लड़ रही है। तो आप झूठी बातें टीवी के ऊपर क्यों कर रहे हो कि वहां इंडी गठबंधन का कोई उम्मीदवार है? वहां कोई उम्मीदवार नहीं है और ये कांग्रेस ने पूरे देश के सामने दिखा दिया और एक्सपोज होगी ये कांग्रेस जो है बीजेपी के सामने भी और देश के सामने भी कि भाई आप एक दूसरे से मिले हुए हो। आप देखिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के साथ जो कार्यकर्ता नजर आते हैं यूथ कांग्रेस के, वो सड़कों पे बीफ काटते हैं, बछड़े काटते हैं केरला की सड़कों पे। तो इसने ओवैसी ने क्या गलत कर दिया? आपकी जो अंदरूनी बातें हैं, जो आपने सोच रखा है, वो बात आप खुल के नहीं कह पाते हो, वो ओवैसी कह देते हैं। तो आपके तो वो कान नाक आंख है। तो इस तरह की आप जो बातें करते हो वो बातें आप ऑथेंटिक बातें कीजिए, तथ्य के आधार पे बात कीजिए। ये देश जो है, ये जो जनता है, ये सब समझती है। जनता के करोड़ों आंख है, करोड़ों कान है, बड़ी बारीकी से जनता देखती है और देश की जो जनता है, जनमानस है, उसने आशीर्वाद बीजेपी को माननीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देने का मन बना लिया है। तो आप हताश हो, बदहवास हो, निराश हो, इसलिए आपने इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी विदाउट तथ्य। अगर आपके पास कोई तथ्य है तो मैं चुनौती देता हूं, लाइए एक तथ्य कि भाई आप ये प्रूव कीजिए कि हमारी बी टीम है। कैसे बी टीम है बताइए? हम तो धर्म के आधार पर राजनीति ही नहीं करते। ओवैसी का एक बयान दिखाइए जो हिंदुओं के फेवर में हो, ईसाइयों के फेवर में हो, सिखों के फेवर में हो, आपके बौद्धों के फेवर में हो, पारसियों के फेवर में हो। तो आप किस तरह की भाषा बोलते हो? कैसे टीवी पे आके आप कम से कम अगर कोई गलत बात बोलता है तो उसका निंदा कीजिए। बिल्कुल नहीं, वो तो मुसलमानों का तथाकथित ठेकेदार बनता है ना, अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार समझता है। ठीक है, ठीक है विजय जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, एक और छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, फौरन लौटेंगे, उसके बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा। अमितोष पारिक जी जल्द लौट रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा लगातार इसी को लेकर कर रहे हैं कि ओवैसी अब बीफ और बावरी पर आकर टिक गया और उसको लग रहा है कि बीफ और बावरी जो हैं वो चुनावी नैया को पार कर पाएंगे क्योंकि बाकी उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अमितोष पारिक जी, भाई सवाल तो यही है कि भाई 4 साल से तो तुम सांसद हो यहाँ पर, उसके पहले 6 साल तक आपके पिताजी सांसद रहे, पिछले 40 साल से आप ही का राज चल रहा है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी आप ये नहीं बता पा रहे हो कि भाग्यनगर के लिए तुमने क्या किया। भाग्यनगर के लिए, भाग्यनगर में आपने क्या विकास किया, वहां की जनता ने जो तुम्हें समर्थन दिया उसका आपने क्या किया, उसका कोई जवाब नहीं है। अब बाबरी और बीफ पर ही ओवैसी की नजर टिकी हुई है कि यही उसकी नैया पार लगा पाएंगे। अमितोष जी, आपको एक बात याद होगी कि कांग्रेस पार्टी और AIMIM का तो मैं अभी बताऊंगा कैसा तालमेल है, लेकिन उससे पहले एक AIMIM एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक चुनाव अपने बिना मैनिफेस्टो के लड़ा। पार्टी का हर मैनिफेस्टो होता है लेकिन AIMIM का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टो में विकास की बात होती है, उनके पास कोई विकास के मुद्दे ही नहीं होते, इसलिए हर पार्टी मैनिफेस्टो देती है लेकिन ओवैसी नहीं देते। अब देखिए कांग्रेस में और AIMIM में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। मैं चालू करता हूँ। कांग्रेस A.O. ह्यूम द्वारा बनाई गई ब्रिटिश राज को भारत में प्रोलॉन्ग करने के लिए, MIM बनाई गई
ऑपरेशन लिबरेशन के लिए, हैदराबाद को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए, ना कि इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए। दोनों में सेपरेशन है, कहीं पे भी आपके इंटीग्रेशन नहीं है। फिर आप आते हैं टेररिस्ट के ऊपर में। यहाँ पर ओएसी 5 सस्पेक्टेड एनआईए के आईएस आतंकवादियों को लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए समर्थन दे देते हैं, और वैसे ही बाटला एनकाउंटर में सोनिया गांधी आंसू बहा देती है, कांग्रेस की विचारधारा। मुस्लिम अपीसमेंट की बात करेंगे तो अभी पता चल गया कि किस तरह से मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स की बात करी, जैसे कांग्रेस का पूरा इतिहास रहा है, वैसे ही ओएसी की जब पार्टी का हिस्ट्री देखेंगे उसमें साफ तरह से लिखा है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड डेवलपमेंट फॉर मुस्लिमिन। उसके अलावा और कोई बात नहीं है। फिर आप देखेंगे जिनोसाइड में, तो जिनोसाइड रजाकार लेके आती है, जिसमें काजिम रजवी रजाकार बना के जिनोसाइड करते हैं। और वैसे ही कांग्रेस के अंदर में सिख दंगे देख लीजिए 1984 में हुए, मोपला दंगे देख लीजिए, नोखाली दंगे देख लीजिए। तो कुल मिला के जितनी सिमिलरिटीज है मुझे भाजपा से तो मिलती हुई नहीं लग रही, लेकिन हाँ कांग्रेस के साथ एआईएमएम की जरूर मिलती हुई लग रही है। अब जब आगे बात करते हैं तो अमित जी, आपके पिछले शो में हमने देखा था कि विकास के कोई मुद्दे नहीं, इसलिए बीफ की बात कर लेते हैं। और इसीलिए बीफ से याद आया कि सिद्धारमैया भी कहते हैं कि हम बीफ खाएंगे, क्या दिक्कत है। अगर एंटी हिंदू की बात कर लेते हैं तो लगातार तरीके से एआईएमडीएमके को भी सपोर्ट करा है इन्होंने, एलाइज करा है। ओवैसी की पार्टी ने एआईडीएमके का किस तरह से इतिहास रहा है, जिस तरह से हिंदू विरोधी बातें करें, भगवान देवी देवताओं का मजाक उड़ाए, वो एआईडीएमके की पार्टी आती है, ओवैसी उनको सपोर्ट कर देते हैं। आज अगर ओवैसी यहाँ पे खड़े होकर ये बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, तो ये वही ओवैसी थे जिनके यहाँ पे कहा गया था कि हमारे यहाँ पर जिहाद का आतंक बना दिया है, अड्डा बना दिया है। ये भाजपा ने कहा था, ये भाजपा ने नहीं कहा था, ये एनआईए के केरला में सस्पेक्टेड आतंकवादी जिसका नाम था टी नासिर, उसने बात कही थी कि हैदराबाद हैज बिकम अ लैंड एंड एपिसेंटर फॉर जिहाद। वह हीरो कौन है? वह हीरो कोई सावरकर नहीं है, वह हीरो किसी तरह से भगत सिंह नहीं है। हैदराबाद में हीरो माना जाता है मोहम्मद शाहिद बिलाल को, जिसमें 2 दंगों के आरोप थे, 2 ब्लास्ट के केसेस थे, जिसको मारा गया पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा की ट्रेनिंग में। ये वही लोग हैं जिसको हैदराबाद में एपिसेंटर बना दिया जिहाद को, बीफ को प्रमोट करते हैं, विकास के नाम पे कुछ है नहीं इसलिए मैनिफेस्टो की बात नहीं करते। और बाबरी मस्जिद जिसमें भारत के संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, उसके बावजूद भी मुस्लिम को भड़का के बाबरी मस्जिद की बात करके वोट बैंक अपीसमेंट है। मुझे लगता है इसके अलावा एआईएमएम कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। और अच्छी बात यह है कि मुस्लिम स्कॉलर अधिवक्ता शहर नकवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी स्वागत है मैम। मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है मजबूरन, उसके बाद सीधा मैं आपके पास आ रहा हूँ, जल्द आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ओवैसी को लेकर लगातार हम चर्चा करते हैं और इसके पहले भी करते रहे, आज एक बार फिर से कर रहे हैं क्योंकि ओवैसी अब बीफ और बाबरी की बात कर रहा है। शहर नकवी जी, मैं आपके पास आता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या ओवैसी को समझ आ गया है कि उसकी सियासी जमीन खिसक चुकी है? वो 4 बार तो सांसद बन चुका है, लेकिन 5वीं बार वो सांसद नहीं बन पाएगा और इसीलिए अब उसको बाबरी और बीफ दोनों नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को भड़काकर वोट अपने पक्ष में किए जाए। सियासत है कि किसकी सीट खिसक रही है, किसकी सीट नहीं खिसक रही है। मुझे लगता है कि जो एक देखना चाहिए, जो पब्लिक का नजरिया है, वहां पे वो दिग्गज लीडर तो है, ये तो मानने वाली बात है। और अपने नजरिए से जो बीफ की राजनीति है, ये राजनीति मुझे सही नहीं लगती। मैंने देखा था पिछली बार जब इनका इंटरव्यू आया कि काटो काटो इस तरह से उन्होंने कहा था। हाँ, आप थी उसमें मेरे साथ, मुझे याद है। तो पब्लिक को कन्विंस करने के लिए मे भी ऐसे स्टेटमेंट वो दे रहे हैं ताकि उनके वोट बैंक मजबूत हो जाएं। अगर मुस्लिम के वोट बटोरने हैं कायदे से, तो एक यही तरीका उनके सामने समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से बाबरी का मुद्दा उछाल दें। बाबरी जिंदाबाद जिंदाबाद। खैर, मस्जिद शहीद हुई या तोड़ी गई उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज कुछ भी बना है वहां पे हमारे देश की धरोहर है वो। अगर राम मंदिर है तो भी धरोहर है, और अगर बाबरी मस्जिद थी तो भी वो एक मस्जिद थी, बस इबादत गाह थी। इबादत गाह दोनों है, या राम मंदिर हो या मस्जिद हो, इबादत गाह दोनों को ही कहता है। वहाँ पे सजदे हो रहे हैं, हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं तो भी सजदा है, हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं तो भी नहीं, सजदा नहीं होता वहाँ पर, प्रार्थना होती है, वहाँ आरती होती है, वहाँ पूजा होती है, अर्चना होती है, हाँ, वहाँ मंत्रोच्चारण होता है। बिल्कुल, आप सजदा कैसे बोल सकते हैं? सजदा लेकिन भगवान के आगे सर झुकाना सजदा कहते हैं मेरी भाषा में, ये मेरी लैंग्वेज है। नहीं, आप तो ईश्वर के आगे जहाँ भी सर झुकाया जाता है उससे सजदा ही बोलता है। हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अमितोषी, आपको हंसी क्यों आ रही है? अमितोषी, आपको हंसी क्यों आ रही है?
हाँ कि अंतोष जी राम मेरी मंदिर और सुन बाबरी के मस्जिद। कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ पहले रही। तो एक्चुअली हम लोग शहीद उर्दू नकवी भाषी जी ने लोग कहा हैं ना, कि तो वो थोड़ा सा शहीद हमको हो समझ गई। में नहीं आ रहा होगा। वो शहीद नहीं हुई, ढांचे और शहीद नहीं, उसको ये जो तोड़े। मैंने स्टेटमेंट देखा है, इसमें मुझे लग रहा है कि टोटल चुनावी वो रणनीति है, देश का टोटल देश में चुनावी कलंक- राजनीति है। चुनाव में वोट बैंक साधने के लिए नहीं ये ठीक है, ऐसा लेकिन statement ठीक है बार-बार अमितोषी, सामने आ रहा है। अमितोषी आ रहा हूं मैं आपके पास, अमितोषी आ रहा हूं, लेकिन नकवी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इन बातों का असर पड़ता है? क्या मुसलमान इस बहकावे में आएगा? उसको भी नहीं, उसको समझ तो आ रहा है ना भाई, मुसलमान नौजवान भी तो इस मुझे बात तो को लग समझ रहा रहा है है कि कि भाई हाँ, नहीं, बाबरी की बात करके, क्या- बाबरी की बात करके हासिल क्या कर लेगा भाई वो? वैसे अगर बाबरी की बात हो रही है तो ये भी तो आप मानिए ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का या अदालत की ओर से जो फैसला दिया गया भाई उसकी अवहेलना कर रहे हो आप, उसकी अवहेलना कर रहे हो। यस बिल्कुल। हाँ उसका, हाँ सीधे तौर पर उसका अवहेलना है। उल्लंघन है अजल- भाई। अगर ये वहां पर अगर राम मंदिर बना तो वो तो अदालत के आदेश पर बना है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। कोर्ट के ऑर्डर से। हाँ तो Yes, उसमें yes. उसमें अगर आप कोर्ट के ऐसी ऑर्डर बात, पे है, फिर आप बात respected करते फैसला है, फिर आप इस बात फैसले करते का हो कि पूरे मुझे देश ने न्यायपालिका के सम्मान ऊपर भरोसा है, और वो तो एडवोकेट भी हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है क्या ऐसी बातें Yes. बोलकर? देखिए न्यायपालिका पे सबको भरोसा है, और न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया वो सबने स्वीकारा, रिस्पेक्ट है उस चीज की। आज मस्जिद मंदिर से किसी को कोई इशू ठीक है, नहीं है, लेकिन ठीक है। ओवैसी साहब जो चलिए issue चलिए मैं बना आऊंगा, रहे हैं, शाह नकवी जी लौटूंगा आपके पास। अंतोष चुनावी पारिक जी जवाब देना चाह रहे हैं, एजेंडा हाँ उसके बाद मैं बालमुकुंद जी कुछ कह रहे हैं उनके पास जाऊंगा। हाँ ठीक है अंतोष जी आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ सर आपके पास भी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं। चीजों पे आपत्ति उनको मैं क्लियर कर देता हूँ आपके माध्यम से। पहली चीज तो ये कि वो मस्जिद शहीद नहीं हुई है, वो एक ढांचा था जिसको गिराया गया, बिल्कुल। न्यायालय की बात आई है। दूसरी बात ये वो कोई धरोहर नहीं था, वो एक कलंक था इस देश पे। जिस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, उसके कलंक को तोड़ के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आज धरोहर वापिस से पुनः स्थापित किया गया है, वो राम मंदिर है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को यूज करना, ये साफ तौर से जताता है कि जब संसद के अंदर में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, वो कोई सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष नारे नहीं होते, वो एक जिहादी और सांप्रदायिक नारे होते हैं। और उसी का फायदा उठाते हुए आज मुसलमानों के अगर वोट लिया जा रहा है तो धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि एक सांप्रदायिकता। ठीक है बालमुकुंद जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से आप उंगली उठा रहे थे। बालमुकुंद जी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आप बोलिए आप बोलिए, लेकिन बालमुकुंद जी को दिखाइए, बालमुकुंद जी को लाइए, हाँ ऑने लाइए, हाँ ठीक है बोलिए। मेरा ये मत है, मेरा ये सुझाव है। बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बातें कर रहे थे। आज इस देश को जरूरत क्या है? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार में सत्ता में हम कर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस है, टीएमसी है, शिवसेना है, एआईएडीएमके है, बीजू जनता दल है, और भी बहुत पार्टियां हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनकी तो एक सीट है, बाबरी मस्जिद की चर्चा कर रहे हो आप, और दूसरे तरफ आपकी भी आप समझा रहे हैं। खुद में भी आत्मचिंतन कीजिए, आपने हमें बैठा तो लिया। मैं ये कह रहा हूँ, एक पार्लियामेंट में 543 में एक आदमी एक एमपी है, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, विकास पर चर्चा करें, सोच समाज पर चर्चा करें, कम से कम कांग्रेस पर चर्चा करें, बीजू जनता दल के साथ करें, शिवसेना के साथ करें। नहीं एक शख्स नहीं बालमुकुंद जी भाई आप महंगाई पर चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन एक शख्स भाई, अरे एक शख्स जो है वो इस देश की 20 करोड़ जनता को भड़का रहा है, मुसलमानों को भड़का रहा है, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? आप उसका जिक्र ही क्यों करते हो? आप और मुद्दे पर क्यों नहीं डिबेट करते? आप ये बात समझिए, आप इस बात को भूल जाइए कि वो ऐसी पार्टी नहीं है। अगर वो गलत आदमी है, गंदा आदमी है, वो हमारे पार्टी नहीं है। आप देखो ना देश में, और सारा देश सुन रहे हैं, हमारे को करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको लगता है ऐसी क्या है, और ऐसी कुछ है ही नहीं, अपनी मस्जिद कुछ है नहीं। नहीं ओवैसी आपके लिए कुछ है भी नहीं, ओवैसी आपके लिए कुछ है भी नहीं, और उसी ओवैसी के खिलाफ आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, फिर डर किस बात का था आपको? आपकी पार्टी ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? आपकी पार्टी ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा उसके खिलाफ? अरे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए, पीडीपी की बात कर लीजिए, वो सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं की बात कर लीजिए, और से तो कुछ है ही नहीं। आप उस व्यक्ति की चर्चा करके आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं। अभी बीजेपी को आपने 20-30 साल फायदा मिलता है। अरे नहीं जिंदा तो आप रखना चाहते हैं, अगर आप उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं तो जिंदा तो आप चाहते हैं कि वो सांसद बना रहे। खत्म हो जाएगा भाई ये तो नहीं अगर आप कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, आप वॉकओवर दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं ना कि वो सदन में पहुंचता रहे, वो लोकसभा में पहुंचकर बाबरी के समर्थन में नारे लगाता रहे। चलिए ठीक है, विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। हाँ ठीक है विजय शर्मा जी बोलिए, विजय शर्मा जी आप बोलिए। ठीक है मैं लौटूंगा बालमुकुंद जी, समय बचेगा तो आऊंगा। बालमुकुंद जी तसल्ली से बात सुनिए
देखिए, एक आदमी देश को तोड़ने की बातें कर रहा है, बिल्कुल। धार्मिक भावनाएं आहत करने की बात कर रहा है, 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है, और आप कहते हो उसके बारे में हम बातें ना करें। आप मुझे, क्योंकि देखो आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपकी सोच और ओवैसी की सोच सेम है। और मैं सत्य के आधार जब आप बोले थे, मैं बीच में नहीं बोला था, सभ्य तरीके से बात करते हैं, आप सुनिए जरा, अपना पेशेंस रखिए, सुनिए आप मुझे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उन्होंने नारे लगाए, ओवैसी ने, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद संसद के अंदर, और जिस दिन संसद के अंदर वो था, उस दिन आपके कांग्रेस के जितने भी एमपी थे काले कपड़े पहन के पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके जितने कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो पैरवी करते हैं उसकी ढांचे की, विवादित ढांचे की। तो इससे चलिए सर, समय मेरे पास बचा नहीं, जल्दी से मैं चाहूंगा 10 सेकंड में। बालमुकुंद जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, 10 सेकंड में बात रखिए, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में ओवैसी कोई मुद्दा नहीं, ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, उसी ओवैसी को मैं फिर वही बात करूंगा, उसी ओवैसी को आप वॉकओवर देते हैं, ठीक है, भागनगर में। जल्दी से अमितोष जी, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। अमित जी, जिस तरह से ओवैसी ने अपनी राजनीति करी है, इतिहास उठा के देख लीजिए, रजाकार से विचारधारा लेने वाले ओवैसी से विकास की बात नहीं बल्कि सांप्रदायिकता की बात होती है, उसको कांग्रेस सपोर्ट करती है। बिल्कुल, जल्दी से विजय शर्मा, जल्दी से फटाफट। हाँ जी, देखिए, इनका मैनिफेस्टो पढ़ो आप कांग्रेस का, उसमें कहते हैं हम जो बहुसंख्यवादी चीज है उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद में कहते हैं हम खाने पीने की आजादी देंगे, पहनने की आजादी देंगे, तो अभी भी है सबको, मुसलमानों को पूरी आजादी है, वेज खाओ नॉन वेज खाओ, तो इनसे इनकी मानसिकता। ठीक है, शहनकवी जी जल्दी से, शहनकवी जी जल्दी से, समय नहीं मेरे पास, जल्दी से फटाफट। जी, देखिए, मुसलमानों को आजादी है, यहाँ सबको आजादी है, कोई खाली मुसलमानों को नहीं है। और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद इस तरह से नारे लगाना संसद में गलत है। वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं तो आपको करिए, जिसकी चुनावी राजनीति सीटें खसकने लगती हैं। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास बचा ही नहीं है। मैं चाहता था कि मैं और भी सवाल करूं और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, और इसीलिए फिलहाल इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।